ठीक है, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें तो एक फॉर्मूला जो आया था, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेन आया था। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट आया था जिसको हमने क्या बोला था, के। इसका नाम क्या था? हाँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जिस तरह हमने तीन तरह के बेसिकली स्ट्रेस पढ़े और स्ट्रेन पढ़े ना, उसी तरह के हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली अलग अलग केस में अलग अलग तरह से डिनोट किए जाते हैं। हम अलग अलग जैसे केसेस में हो गए। जैसे पहला जो तुम्हारा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किया गया है, तो उस केस में लॉन्गिट्यूडनल केस में उसका स्पेशल नाम दिया गया है। ठीक है, उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। लिख लो सबसे पहले यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, कैपिटल वाई से। किसी भी मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस उसको कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है। तो देखो यहां से के की वैल्यू क्या आ रही है, बेसिकली के की वैल्यू इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन, हाँ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां पे जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या चीज हो जाएगी आपकी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लिख लो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, F बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया, बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन क्या हो गया, डेल्टा एल बाई एल। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपका हो गया y इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। ये लिख लीजिए आप लोग। इसका यूनिट क्या होगा ये बताओ मुझे जरा। देखो स्ट्रेन का यूनिटलेस था, डायमेंशनलेस था, ये आपका पास्कल था। तो यंग मॉडुलस आपका क्या हो गया, बेसिकली सेम हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो इसका भी यूनिट आपका पास्कल हो गया। ये कांस्टेंट है, ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, यानी कि अलग अलग मटेरियल के अलग अलग यंग मॉडुलस होंगे। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू फिक्स रहती है। ये आपका उस मटेरियल का यंग मॉडुलस फिक्स रहता है कांस्टेंट से। तो इस यंग मॉडुलस की वैल्यू अगर लैब में निकालने को बोला जाए तो हेडिंग डाल लो इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर। तो लैब में कैसे किसी भी मटेरियल, जो भी वायर है, कोई भी वायर किसी मटेरियल का बना है तो उसका लैब में कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रूप से ना, आपके रूप से एक बहुत ही लंबा सा वायर, बहुत ही लंबा वायर, बहुत ही लंबा वायर को ऐसे हैंग कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी लेंथ आप पहले से पता रहती है, इस वायर का लेंथ क्या है। ठीक है, और इस पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके इसके अंदर वेट रखने का इसमें बनाया जाता है प्रोविज़न। कैसे आप वेट, इसमें बेसिकली वायर है, इसमें आप हैंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप वेट को, अलग अलग वेट को ऐसे करके रख सकते हो। तो वेट मतलब क्या है, ये मास है, आप अलग अलग मास को रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक स्केल होती है, एक स्केल होती है। तो मान लो शुरू में ये इस पॉइंट को ऐसे पॉइंट कर रहा है, तुमने इसको क्या मार्क कर दिया, मान लो ये स्केल पे, मान लो ये 0 पॉइंट कर रहा है, ये स्केल पे 0 पॉइंट कर रहा है। अब जैसे जैसे आप इस पे आप जैसे जैसे वेट बढ़ाते जाएंगे, ये वायर आपकी तो इस पर एक छोटा सा वो लगा रहता है, ऐसे फ्लैग टाइप लगा होता है। ये फ्लैग और दोनों पॉइंट ऐसे मैच करते रहते हैं। तो जैसे जैसे आप इस पर वेट लगाओगे, इस वायर में क्या होगी, इलांगेशन होगी। तो ये जितना नीचे, ये इधर स्केल होता है,
हाँ मीटर स्केल, नॉर्मल स्केल या बर्नियर स्केल, कोई भी स्केल रख सकते हो। और इधर तुमने क्या कर दिया, किसी एक पॉइंट पे तुमने मार्क लगा दिया, तो तुम स्टार्ट में 0 वेट पे उसको 0 से सेट कर दिए। अब जैसे जैसे तुम वेट बढ़ाते जाओगे इस वायर में क्या होगा, धीरे धीरे इलॉन्गेशन होता है। उसको तुम कितना लेंथ इंक्रीज कर रहा है इसको हम लोग मेज़र करते चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुमने वेट लगाया, थोड़ा से नीचे चलाया, तो आपने क्या किया, ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, ये डिस्टेंस वायर आपका लेंथ उसकी बढ़ गई, तो ये इलॉन्गेशन हुआ। तो इस तरह आप डेल्टा एल को मेज़र कर लेते हो। अलग अलग वेट के लिए अलग अलग डेल्टा एल आएगा। क्लियर है? तो बेसिकली हमको क्या क्या निकाल, हमको यंग्स मॉडुलस निकालना है। तो यंग मॉडुलस के लिए क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन, इसको सिग्मा बोलते हैं। ये तुम्हारा हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेन, हाँ इसको सिग्मा बोलते हैं। ये आपका स्ट्रेस हो गया। क्या चीज? नहीं 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 नहीं, सिग्मा आपका स्ट्रेस, ठीक है। और एप्सिलॉन बोलते हैं स्ट्रेन को। बेसिकली सिग्मा क्या है, सिग्मा इज नथिंग बट F बाई ए। F क्या है, कितना मास आपने लटकाया है, कितना आपने लगाया है मास, M इंटू जी। एरिया क्या हो गया, एरिया को तुम स्क्रू गेज से इस वायर का जो एरिया है, मतलब इसका रेडियस तो आप मेजर कर सकते हो। तो आप बेसिकली पाई आर स्क्वायर। तो लेबोरेटरी में देखो ये सारी वैल्यू आप मेजर कर सकते हो बहुत ईजिली। रेडियस मेजर कर सकते हो, मास मेजर कर सकते हो, यानी कि सिग्मा तुम किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या है आप उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया, जैसे जैसे आप सिग्मा बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे स्ट्रेन इसमें बढ़ रहा है। तो स्ट्रेन को आप क्या करते हो, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। एल भी आपको नोन है पहले से, मतलब लेबोरेटरी में अंदर जाने तक जो ही आप जाते हो, आपके जो भी असिस्टेंट है बेसिकली उसने आपको एल निकाल के दे दिया, आपको रेडियस बता के दे दिया। रेडियस आप खुद निकालते हो एक्चुअली। लेंथ चूँकि बहुत लंबी होती है वायर की, इसलिए पहले से वो मेज़र करके बताई जाती है कि हाँ 10 मीटर की वायर है, अगर वो बहुत लंबी है, जितना भी रहता है ये थोड़ी लंबी रहती है, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं कि 1 kg लटकाओगे तो ये सब्सटेंशियल जाएगा, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है ये। तो आपको एल पहले से नोन है। मास आपने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो तुमने कोई इस पर मास रखा, मान लो तुमने 5 kg का मास रखा या 1 kg का मास रखा, तो 1 kg का मास ये आपने एक्सपेरिमेंट में किया है। रेडियस आप मेज़र कर चुके हैं, आपने डेल्टा एल करस्पॉन्डिंग क्या किया, मेज़र कर लिया। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपने वाई की वैल्यू एक रीडिंग आपने निकाल ली। ठीक है, अब ऐसे ही तुम डिफरेंट आप मास को रखते जाओगे, डिफरेंट इलॉन्गेशन आप मेज़र करते जाओगे, उससे आपको कुछ वैल्यू वाई की निकलेगी। और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, सभी जगह सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जो भी, जैसे हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, व्हेन एवर वी टेक एनी मेजरमेंट वी रिपीट मैनी टाइम्स। तो इसको कई मास के लिए, इवन एक मास के लिए कई बार करते हैं एक, हाँ। तो उसके बाद लास्ट में उसे एरर को रिमूव करके लास्ट में उस मटेरियल का हम लोग यंग मॉडुलस निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो ये छोटा सा फॉर्मूला लिख लो, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लो, ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, हाँ बना लो। नेक्स्ट हेडिंग शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, जैसे इसको यंग मॉडुलस को वाई बोलते हैं, ऐसे शियर मॉडुलस को हम लोग कैपिटल जी बोलते हैं। शियर मॉडुलस, ठीक है। तो शियर मॉडुलस क्या चीज़ है, शियर मॉडुलस में जैसे बताया गया था कि कोई भी जो स्ट्रेस होता है वो टेंजेंशियल लगाते हैं। ठीक है, तो ये मान लो कोई भी मटेरियल था आपका, इस पे जब आपने फोर्स इधर लगाया तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाता है, तो ये एंगल थीटा हुआ, ये आपका डेल्टा एक्स हुआ, ये आपका एल हुआ। तो शियर मॉडुलस क्या होगा, जी क्या होगा, बेसिकली शियरिंग स्ट्रेस रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन। हाँ, शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा तुम्हारा, F बाई ए, F बाई ए फोर्स अपॉन एरिया। जो फोर्स लगा रहे हो कितने एरिया पे अप्लाई कर रहे हो, एरिया जितने एरिया पे पूरा वो रखा जाएगा। तो एरिया जैसे इस केस में मान लो पूरे, अगर सरफेस ऊपर वाला एरिया है तो पूरे एरिया, इसके ऊपर का एरिया लिया जाएगा। ये ऐसे करके होगा ना कुछ, ऐसे करके होगा।
ठीक है, तो ये एरिया हो जाएगा तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया। शेयरिंग स्ट्रेन कितना होगा, डेल्टा एक्स बाई एल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो एफ बाई ए आपका टेन थीटा, और छोटे एंगल के लिए क्या हो जाएगा ये एफ बाई ए थीटा। ठीक है, तो जी की वैल्यू हो गई एफ बाई बेसिकली ए इंटू थीटा। इसका भी यूनिट सेम चीज़ है, थीटा तुम्हारा ये रेशियो है, बेसिकली साइड्स का रेशियो है, स्ट्रेन का रेशियो होता है, मतलब स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पास्कल। ठीक है, लिख लो ये। तो शियर मॉडुलस में जो जी होता है तुम्हारा, जी को बोलते हैं, इसका नाम क्या है, जैसे वहाँ यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं जी को हम लोग, नहीं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जनरल नेम था, तो इस केस में इसको बोलते हैं, लिख लो जी को, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो लिख लो, हाँ बल्क मॉडुलस, हेडिंग डाल लो। लास्ट आपका जो है इसमें थर्ड केस जो है बल्क मॉडुलस। इसको कैपिटल बी, हाँ हाइड्रोलिक वाला जो थर्ड केस है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस। तो ये बेसिकली हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। देखो ये एफ बाई ए होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन को हम लोग डेल्टा वी बाई वी, लेकिन एक चीज़ बताया था मैंने, यहाँ पे कंप्रेशन होता है। जब भी आपका चारों तरफ से जब फोर्स लगता है, तो देखो ये तुम्हारा एफ बाई ए इज नथिंग बट क्या है, ये प्रेशर है, क्योंकि वॉल्यूम में तुम्हारा चारों तरफ से क्या लगता है, फोर्स लगता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बाई ए क्या होता है आपका, प्रेशर ही हो गया ना ये। तो यानी कि उस बॉडी पे जो आपका प्रेशर जो लगता है, और यहाँ पे वॉल्यूम में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। इसका मतलब ये चीज़ डेल्टा वी, पहले अगर वी था ये, तो अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम पहले से कम हो रहा है। मतलब अगर तुमसे बोला गया वी डैश हो गया वॉल्यूम, तो हाँ वी डैश माइनस वी की वैल्यू क्या है, ये आपका कम से ज़्यादा को माइनस कर रहे हो। तो बेसिकली जो डेल्टा वी है, दिस इज बेसिकली योर माइनस। समझ में आया, डेल्टा वी, क्योंकि ये वैल्यू तुम्हारी कम है, ये ज़्यादा है, तो इससे तो ये वैल्यू आपकी माइनस होती है। तो इसलिए कई बार हम लोग फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, डेल्टा वी बाई वी माइनस। तो ये आपका बल्क मॉडुलस हो गया। समझ में आया ये है? लिख लो। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट, लिख लो, नेगेटिव साइन इंडिकेट with increase in pressure there is a decrease in volume. हाँ, there is a decrease in volume. ठीक है, ये नेगेटिव को होता है, समझ में आ गया ये। हाँ, एक और टर्म नीचे लिख लो, हेडिंग डाल लो, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, लिख लो कंप्रेसिबिलिटी, इसमें, हाँ इसी में कंप्रेसिबिलिटी टर्मिनोलॉजी है, इसलिए जाना जरूरी है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इसको स्मॉल के से लिखा गया है, स्मॉल के इज नथिंग बट 1/b, इसको कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है कंप्रेसिबिलिटी, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। लास्ट पार्ट है, देखो हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। इसका रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूसेज है। लिख लो एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स।
हाँ, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। देखो जैसे कोई बीम होता है, जैसे मान लो दो फलक्रम पे कोई भी बीम होता है, जैसे हम लोग ब्रिज के डिज़ाइन में मेट्रो में देखते होंगे, हर जगह देखते हैं। ये दो पिलर के ऊपर हम लोग क्या एक बीम रखते हैं बड़ी सी, ऐसे करके। ठीक है, ये बीम आपकी रख दिया आपने लंबी सी, ठीक है, बीम रख दिया आपने। जैसे यही मान लो है ये दो पॉइंट पे आपने बीम को रख दिया ऐसे करके। तो अगर अब बीम की जो लेंथ है, देखो इसमें बीम की ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, और ये आपकी डेप्थ या इसको हाइट बोलो, ठीक है। तो ये अपने वेट से या इस पर कोई भी वेट रख दोगे तो इसके चलते इसके ये मान लो वेट लग रहा है, खुद का भी वेट है इसका। तो जब भी डिज़ाइन किया जाता है तो इस बीम का तो देख तो नहीं कितना हैवी होता है, तो खुद का वेट या इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा मान लो ट्रक जा रहा है या कोई भी बस जा रही है, तो उसके चलते जो वेट है ये आपका इसका सेंटर ऑफ मास से समझो वेट पास कर रहा है। तो इसके चलते क्या, देखो मैंने बहुत मोटा बना दिया है, बेसिकली ऐसे समझो ये मान लो बीम है आपकी। तो इस बीम में जब भी आपका वेट चढ़ेगा, वेट लगेगा, तो इसके चलते क्या होगा, इसके अंदर सैगिंग होता है या बेंडिंग होता है, इसके चलते इसमें बेंडिंग होता है। अगर बहुत लंबा तुमने कर दिया तो इसमें क्या होगा, बेंडिंग होगा तुम्हारा। बहुत ही छोटा डिस्टेंस में तो नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, लेकिन यही प्लास्टिक का मीटर भी 5 मीटर ले लिया जाए तो आपको ये सैगिंग बड़ा क्लियरली दिख जाएगा। समझ में आ रहा है, इवन यहाँ भी हो रहा है। हाँ, जैसे मान लो यही रॉड बहुत लंबा रहे तो 2 पॉइंट में क्या सीधा ही रहेगा हमेशा, ये क्या होगा, अगर वेट आया तो खुद के वेट से भी, हाँ, खुद के वेट से भी होगा, या इसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट डालोगे तब भी इसमें क्या होगी, ये बेंड होगा ना। विजुलाइज कर पा रहे हो इसको, पाइप जैसे हो जाते हैं कभी कभी। समझ में आई है। जैसे मान लो ये छोटा है तो नहीं दिख रहा है तुम्हें, अगर मान लो बहुत लंबा ले लिया जाए तो ये आपकी ऐसे करके बेंडिंग दिखेगी, ठीक है। बुक में हो जाएगा, हाँ बुक में हो जाएगा तुम्हारे, ठीक है। जैसे मान लो 2 पे किए तो ये देखो हल्के से बेंडिंग हो जाएगी तुम्हारी, बहुत पास रखोगे तो बेंडिंग नहीं दिख रही है। तो ये जो बेंडिंग होती है इसका जो फॉर्मूला है, ये कितना इसके अंदर ये बेंडिंग हो, ये डेल्टा कितना हो रहा है, कितना इसके अंदर सैगिंग हो रही है, बेंडिंग हो रही है, इसका जो फॉर्मूला देखो लिख लो, ये आपके बुक में दिया है। डेल्टा इज इक्वल टू WL³ डिवाइड बाई 4BD³ है। हाँ 4BD³ y, ये फॉर्मूला हो गया इस बेंडिंग का, ठीक है। जहाँ पे जितने भी साइन है देखो B, D और L बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहे हैं, W भी समझ में आ रहा है, और Y क्या है, जो भी है मटेरियल है उसका यंग्स मॉडुलस है। देखो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओगे आपकी सैगिंग क्या होगी, बहुत तेज बढ़ेगी, क्योंकि L³ पे डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा लेंथ और बढ़ाओगे, थोड़ा सा देखो ऐसे लेंथ है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा सा बढ़ाओगे तो ये L³ पे डिपेंड करता है, पहली चीज़। अच्छा, तुम्हें ऑप्शन दिया गया कि तुम्हें B और D बढ़ाना है, तो किसको बढ़ाना सेफ है, B और D। देखो B इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, D भी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, लेकिन D पे क्या है, क्यूब है, तो B और D किस में बढ़ाना सेफ है इसमें, D, क्योंकि D के इनवर्सली क्यूब पे ये डिपेंड कर रहा है ये, तो यानी कि बिट, हाँ मतलब बहुत ही कम होगा ये कंपेयर इसके क्यूब पे डिपेंड। हाँ, तो ये जितना ये थोड़ा सा भी डेप्थ को ज़्यादा करोगे तो इसका ये क्यूब पे डिपेंड करेगा सैगिंग, इसके इनवर्स पे। यानी कि हमेशा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया D बढ़ाना है कि B बढ़ाना है, तो वॉल्यूम तो देखो दोनों तरफ बराबर बढ़ रहा है, मान लो इधर बढ़ाना है इधर बढ़ाना है, लेकिन D को बढ़ाने से इसमें सैगिंग बहुत ही कम होगा तुम्हारा। तो डिज़ाइन के समय तुम्हें B और D ऐसा लेना पड़ता है कि आप ऐसा डिज़ाइन करो कि D को आप बढ़ा सको ज़्यादा कंपेयर टू B, तो इससे तुम्हारा ये सैगिंग की वैल्यू बहुत ही कम होगी। तो ये चीज़ लिख लो नोट करके, ठीक है। तो तुमने बोला कि सर D को बढ़ाना फ़ायदेमंद है, तो आपने क्या किया, D को बढ़ाते गए। तो जो पिलर होता है आप लोग, जैसे पिलर है आपका, अब ये जो पिलर जिसमें मैंने फलक्रम बोला था, ये पिलर है मान लो। अब इस पिलर का आपने डेप्थ बढ़ाते गए, तो डेप्थ बढ़ाते जाओगे
तो एक समय ऐसा भी हो सकता है कि अब इतना ज़्यादा ये तुमने डेप्थ बढ़ा दिया, मतलब इतना ज़्यादा इसको डेप्थ बढ़ा दिया कि अब इसके ऊपर अगर कोई वेट पड़ा, मान लो तुमने इसको ऐसे ऐसे ऊपर डेप्थ बढ़ाते गए तो ये ऐसे करके हो गया। तो डेप्थ इंक्रीज करने से एक इसके अंदर एक नेगेटिव फिनोमेना होती है। क्या होती है वो? देखो अगर ये डेप्थ, हाँ मतलब डेप्थ और तुमने बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, ऐसे करके विजुलाइज करो। अब अगर इसके ऊपर वेट डाला जाए और इसके ऊपर वेट डाला जाए तो ये क्या होता है, ये ऐसे करके हो जाएगा। इसको हम लोग बकलिंग बोलते हैं। लिख लो इसको, बकलिंग। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। तो डेप्थ तो बढ़ाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं बढ़ाना है कि वो इतना डेप्थ कर दो कि उसमें बकलिंग इफेक्ट आ जाए। ये आपका बेंडिंग होने लगे, मतलब देखो ऐसे सीधा करते जाओगे तो अब अगर इसके तुमने बोला कि डेप्थ सर बढ़ा दिए, खूब बढ़िया से डेप्थ बढ़ गया है, मेरा वेट तो बहुत कम है, बड़ा अच्छा फॉर्मूला हमारा दिख रहा है, आपने बताया है। तो अब क्या होगा, हल्का भी वेट डालोगे तो क्या होगा, ये वैसे हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बकलिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बकलिंग बोलते हैं। तो बकलिंग को हमें क्या करना होता है, बकलिंग को हमें कम करना होता है। तो बकलिंग क्या करना, बकलिंग कम करना होता है। तो हम लोग जो पिलर की डिज़ाइन करते हैं, आप लोग देखे होंगे मेट्रो में, ये कुछ ऐसे, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सरफेस एरिया ऊपर बढ़ा देते हैं और नीचे भी बढ़ा देते हैं। तो ये जो इफेक्ट होता है ना, ये पूरे को चौड़ा नहीं करता, पूरे का विड्थ नहीं बढ़ा रहा है, ये बस ऐसा इंप्रेशन दे रहा है कि मेरा ये बढ़ गया है, विड्थ बढ़ गया है। अब इतना मटेरियल खर्चा करने से अच्छा क्या है, बस ऊपर और नीचे कॉन्टैक्ट पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। तो ये बेसिकली क्यों करते हैं हम लोग, टू अवॉइड बकलिंग, जिससे आपका डेप्थ तो हो गया लेकिन बकलिंग ना हो। ठीक है। और सबसे लास्ट इसमें एप्लीकेशन में है कि सबसे ज़्यादा माउंटेन का वेट, माउंटेन का कितना हाइट है, मतलब कोई भी अपने यहाँ जो अर्थ पे माउंटेन है सबसे हाई कितना है, पीक जो है, एवरेस्ट कितना किलोमीटर है, किलोमीटर लगभग बताओ, लगभग 8 किलोमीटर। बाय डिज़ाइन ये 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो नहीं सकता है। बाय डिज़ाइन किसी भी माउंटेन का पीक 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो नहीं सकता है। जैसे देखो क्या रीज़न है ये आपका माउंटेन है, पीक बना दिया है, ये आपका क्या है, नीचे इसका बेस है, मतलब क्या है ये, हाँ मतलब ये एरिया हो गया इसका। हाँ, तो अगर तुम्हें चेक किया जाए कि देखो अगर इसके ऊपर तुम मान लो तुमने क्या किया, प्लेन से और गिराने लगे तुम माउंटेन के ऊपर जाके मटेरियल, तो क्या होगा, ये इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो नीचे आपका क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ है, आखिर है तो रॉक ही, रॉक है। तो इस रॉक का एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। कंप्रेसिव मतलब कितना ये स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है, डिस्कस किए थे हम लोग, कितना स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है। तो देखते हैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसकी देखो किसी भी रॉक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ये तुम्हारी 30 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन, हाँ बुक में लिखा है, ये मुझे भी याद नहीं है, 30 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। ठीक है, तो कितना ये देखो स्ट्रेंथ बियर कर पाएगा ये पूरा। अगर इसको एक कॉलम ऐसे मान लिया जाए, पतला सा कॉलम मान लिया जाए, ये एक सिलेंडर टाइप, तो इसका टोटल यहाँ पे प्रेशर कितना फील होगा बताओ जरा, निकाल पाओगे? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है, m इंटू जी, मास कितना होता है, एरिया इंटू हाइट इंटू सिग्मा, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी रो नहीं होता, रो लिख लो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी बाई एरिया, तो क्या आ गया, रो जी एच। ठीक है, अब देखो ये जो प्रेशर है और ये जो उसका स्ट्रेंथ है, अगर 30 इंटू 10 की पावर 7, रो कितना है, हाँ रो तुम्हारा डेंसिटी ऑफ, हाँ डेंसिटी दिया 3 इंटू 10 की पावर 3, जी आपका 10। तो देखो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मीटर, मतलब 10 किलोमीटर। मतलब आपका माउंटेन 10 किलोमीटर से लंबा अगर बनाने लगोगे तो यहाँ पे इतना हाई प्रेशर हो जाएगा कि यहाँ का जो रॉक रहेगा वो क्रश होना शुरू कर देगा। तो तुम ऊपर तो डालोगे स्टोन,
नीचे क्या बन जाएगा, वो आपका क्रश होता जाएगा। लेकिन हमारा जो माउंटेन का बेस है क्या क्रस्ड है, पूरा क्रस्ट नहीं है, वो रॉकी है। तो आइडली आपका इस थियरी से अगर इतना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेके, भाई रॉक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, लैब में जाओ इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग कोई भी रॉक का, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, डेंसिटी एक माना गया कि ओवरऑल तुम्हारा रॉक का डेंसिटी क्या है वो लेके चला गया है। तो इससे आपका किसी भी माउंटेन की हाइट अर्थ पे ये आर्टिफिशियल नहीं बन सकता। हाँ, तुम इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हो। मतलब एक नियर अबाउट एक निकाला गया लगभग कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा आपका माउंटेन की लेंथ नहीं हो सकती है। नेचुरली हो तो बन सकता है, नेचुरली भी नहीं बनेगा क्योंकि एक्चुअल है, ये रॉक का स्ट्रेंथ है, ठीक है। मतलब नीचे तुम्हारा क्रशिंग शुरू हो जाएगी, पूरा बेस एकदम क्या हो जाएगा, वो माउंटेन अल्टीमेटली गिर जाएगा। हाँ, गिर जाएगा भाई, क्रश हो गया तब क्या बचा उसके अंदर, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोग का हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें तुम लोग के स्कूल में कट कर दिया जाता है, पॉइसंस रेशियो पढ़ाया था सर, बताया था, ठीक है। कुछ समझ नहीं आता है। नहीं कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। पॉइसंस रेशियो, पॉइसन रेशियो भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे देखो, अभी मैंने बोला कि किसी वायर को जब तुम पुल करते हो, जब इसको टेंसाइल स्ट्रेस देते हो, तो इस वायर में क्या होता है, इलॉन्गेशन होता है। तो कोई चीज़ अगर लंबी हो रही है, जैसे मैंने बोला कि मान लो ये मटेरियल है, इसको थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। मान लो ये वायर है आपका, अब ये वायर अगर लंबा हो जाएगा तो वो लंबा कैसे होगा, एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाएगा क्या कहीं से। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये L पहले L था मान लो, तो ये अब L प्लस डेल्टा L हो गया है, तो जो एक्स्ट्रा लेंथ आई है वो कहाँ से आई है, यानी कि इसकी विड्थ कम हुई है। भले ही बहुत पतला वायर है, लेकिन आखिर लंबा भले 1 मिलीमीटर ही हुआ है 10 मीटर बने, लेकिन थोड़ा सा इसका मतलब विड्थ में, यानी कि पहले जो भी इसका एरिया था या विड्थ था, इसमें ये डायमीटर था, मान लो जो भी डायमीटर था इसका, मान लो शुरू में डायमीटर डी था, अब डायमीटर कितना हो गया है, डी प्लस डेल्टा डी। अब प्लस डेल्टा डी क्यों मैं लिख दिया, प्लस क्यों लिख दिया, क्योंकि डेल्टा डी की वैल्यू नेगेटिव है। अब डेल्टा डी है तो प्लस थोड़ी आएगा सर, नेगेटिव वैल्यू है ये, तो ये नेगेटिव डी माइनस डी हो गया ना एक तरह से। अच्छा हाँ ठीक है, डी प्लस डेल्टा डी हो गया है, हाँ ठीक है, और डेल्टा डी की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, समझो डायमीटर उसका पहले डी था, बाद में क्या हुआ, डी प्लस डेल्टा डी हो गया, लेकिन डेल्टा डी क्या है, माइनस में है। कैसे सर माइनस में, माइनस मतलब क्या हुआ, हाँ रिड्यूस हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए माइनस बोला गया है। कोई चीज़ बढ़ती है तो उसको प्लस बोलते हैं, तो माइनस बोलते हैं। तो ये चीज़ बड़ा क्लियरली समझ में आया, इधर बना देते हैं। तो ये डी से क्या हो गया है, डी प्लस डेल्टा डी, मतलब ये डी, ये तुम्हारा यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। तो जब ये अलॉन्ग द लेंथ, जब ये रॉड की लेंथ बढ़ी है, तो उसको हमने कौन सा स्ट्रेन बोला था, लॉन्गिट्यूडनल। तो जब विड्थ गिरी है तो उसको भी कुछ बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। एक टर्म और आ गया है, तो एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, समझ में आया कि नहीं। डेल्टा एल बाई, ये इंक्रीज इसलिए क्या है, पॉजिटिव है। अब तुम्हारा लैटरल स्ट्रेन क्या हुआ, लैटरल स्ट्रेन क्या हुआ, डेल्टा डी बाई डी। ये तुम्हारा, इसको चाहो तो माइनस लिख लो, ये साइन के साथ हो गया ये, ठीक है, चाहो तो ये माइनस ही कर लो, जैसे भी कर लो, ये डेल्टा डी बाई डी, ये आपका हो गया लैटरल स्ट्रेन। तो जो पॉइसन रेशियो होता है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से करते हैं। कि लिखा है इसमें, नहीं लिखा है, मेरे ख्याल से सिग्मा से करते हुए देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पॉइसन रेशियो होता है, ये क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन, हाँ लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब सिग्मा क्या हो गया, डेल्टा डी बाई डी डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल, या डेल्टा एल बाई एल, ये माइनस, हाँ ये डायमेंशन, तो हाँ, तो ये आपकी क्वांटिटी आपकी ए भी डायमेंशनलेस है, भी डायमेंशन। तो पॉइसन रेशियो किसी भी मटेरियल का क्या हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। जैसे स्टील के केस में दिया, इसकी वैल्यू 0.2 से लेके 0.2 से लेके 0.30 तक होती है ये,
पॉइजन रेशियो ये फॉर स्टील पॉइसन रेशियो, और एल्युमिनियम के लिए लिखा है जैसे ये वैल्यू 0.33 होती है। सुगुन ये देखो सेफ साइड में पॉइसन रेशियो को सिग्मा ने लिख के हम लोग पॉइसन रेशियो लिख दे रहे हैं, ठीक है। सिंबल जो भी है इसका वी है या न्यू है जो भी है, हाँ न्यू मुझे भी लग रहा लिखा है, तो ये पॉइसन रेशियो फिलहाल लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर, स्ट्रेच्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर। वायर को जब भी आप स्ट्रेच करते हो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तभी तो जब वेट हटाते हो तो क्या होता है, ये अपने पोजीशन को रिगेन कर लेता है, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसे समझ लो कि मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ शुरू में एल है, कैपिटल एल है। अब तुमने इस पर जब फोर्स लगाना शुरू किया तो ये इलांगेट होते होते मान लो स्मॉल एल तक बढ़ गई है ये, ठीक है। तो इसमें तुमने क्या किया है, फोर्स लगाया है, ठीक है? तो इसका वेट मान लो W है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, y किसके बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब W अपॉन एरिया, L अपॉन ये, ठीक है। हाँ ये मॉडुलस सही है, y इक्वल टू W बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस हो गया, L अपॉन एल। तो यहाँ से W की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स कितना होगा बेसिकली, तो इसको सही कर लो, W स्मॉल l कैपिटल L नीचे a, तो W की वैल्यू हो जाएगी y a l अपॉन कैपिटल L, ये इसका वेट हो गया, ठीक है। ये समझ में आया, ये इसका वेट हो गया। अब इसमें एनर्जी कैसे आ रही है, एनर्जी कैसे आ रही है, मान लो इसको तुम dl डिस्टेंस पुल कर रहे हो, देखो dl डिस्टेंस ये जो पुल हो रहा है, मतलब जिस समय तुमने वेट लगाया है उस समय, जैसे इलांगेशन जब हो रहा है, इसका इलांगेशन जब हो रहा है, इसको ऐसे समझ लो, वेरिएबल लेके कर लो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको x ले लो, चलो इसको तुम x ले लो, इसको x ले लो, देखो हो क्या रहा है, ऐसा समझो कि ये तुम्हारा शुरू में L है। अब तुमने जब इसके ऊपर जो ही वेट लगाया, W लगाया, ध्यान से देखना, जो ही तुमने W वेट लगाया, इसको मान लो खींचकर कहाँ जाना है, मान लो इसको जाना है यहाँ तक, कहाँ तक जाना है, ये L से लेके कहाँ तक जा रहा है, ये L तक। तो हम किसी मोमेंटरी पोजीशन की बात कर रहे हैं, जब वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है जिस समय, उस समय किसी पॉइंट पे वो डिस्टेंस अभी कितना चल चुका है, x डिस्टेंस चल चुका है। समझ में आया ये, जब तुमने वेट लगाया तो धीरे धीरे लॉन्गेशन शुरू होगा और होके कहीं जाके वो रुक जाएगा। तो उस 0 से लेके L तक जाने में किसी एक पॉइंट पे मान लेते हैं x पहुंच चुका है और अगला dx को जाने की कोशिश कर रहा है वो, डिस्टेंस और कर करना है L तक पहुंचना। हाँ, तो ये डिस्टेंस और ये dx बहुत छोटा डिस्टेंस है। x से x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है इसको, L तक। तो हाँ, तो इंटीग्रेट करना है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये x डिस्टेंस चल चुका है तो अगला dx चलने के लिए कितना इसको वर्क करना पड़ेगा। ये फोर्स, ये W क्या है बेसिकली, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो कितना वर्क डन होगा तुम्हारा, जो वर्क डन होगा तुम्हारा, जो वर्क डन होगा वो फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है आपका, W इंटू डी एक्स। W कितना है, y a बाई एल x इंटू डी एक्स। ये जो वर्क डन है यही क्या होता है, जो भी वर्क डन होता है वो क्या होता है, वही एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता जाता है।
समझ में आया? यस सर। तो अगर ये इंटीग्रेट इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इसको मैं स्मॉल w लिख देता हूँ, ठीक है, कैपिटल W नहीं स्मॉल w, वर्क डन डी। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसी डी डब्ल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, वाई ए एक्स अपॉन एल डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 से लेके l तक। तो ये जो आपका टोटल वर्क डन होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। वाई ए एल बाहर कर लो, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से l, तो ये आ गया वाई ए एल स्क्वायर बाई 2, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इसको कैपिटल यू भी लिखते हैं कई बार, यहाँ तक लिख लो। तो देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी यू आई है, टोटल एनर्जी यानी कि टोटल वर्क डन, ये क्या है आपका वाई ए अपॉन एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। वाई क्या होता है, वाई आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यही होता है, जिसमें सिग्मा क्या था आपका स्ट्रेस हो गया, और सिग्मा क्या चीज़ है आपका, एल अपॉन कैपिटल है, ये सिग्मा है और ये एप्सिलॉन है। हाँ, एप्सिलॉन बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा, स्ट्रेन एल बाई एल, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना जरा एक चीज़, देखो इधर देखो, वाई इसमें ऊपर नीचे हम लोग कैपिटल एल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ एल से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, ए इंटू एल क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया क्या एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम ही तो होगा, एरिया इंटू बेस एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम होगा। हाँ ठीक है, हाफ बाहर कर लो। अच्छा, y इंटू देखो एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एल बाई एल का होल स्क्वायर, ये लिखा है ना। हाँ, तो ये हो गया हाफ y इंटू एप्सिलॉन का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। यहाँ से देखो एक चीज़, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, y इंटू एप्सिलॉन, तो ये लिख सकते हैं हाफ y इंटू एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा वॉल्यूम। ये क्या है आपका u, समझ में आया तक, डेरिवेशन इसका सीधा एप्लीकेशन आता है। हाँ, तो देखो u बाई, देखो यहाँ तो समझ में आ गया। तो ये टोटल जो तुम्हारा वर्क डन हुआ, या टोटल जो आपका पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ये हुआ। तो स्मॉल यू क्या होता है, स्मॉल यू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल यू बाई वी, मतलब वी मतलब वॉल्यूम, स्मॉल यू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अच्छा पर यूनिट, यूनिटरी मेथड, अच्छा ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये यहाँ से हाफ सिग्मा, तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, U इक्वल टू हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, हाफ स्ट्रेस, बहुत सिंपल, समझ में आया। और ये U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कितना स्टोर होता है, वो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा, काफी छोटा है। बस हो गया, ठीक है। ये चैप्टर अब लो लेवल से ले हाई लेवल पूरा कंप्लीट हो गया। ओके।